नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जून 2025 के इजराइल-ईरान सीधे टकराव की। ये पहली बार था जब प्रॉक्सी युद्ध से हटकर दोनों देश सीधे सीधे भिड़ गए। हमारे पास एक दस्तावेज है, इजराइल-ईरान युद्ध, उत्पत्ति से युद्ध विराम तक। इसी के कुछ अंशों पर हम आज बात करेंगे। कोशिश यही है कि समझें कि ये सीधी लड़ाई क्यों हुई, वो कौन सी अहम घटनाएं थीं और फिर इसका असर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दुश्मनी यहाँ तक पहुंची कैसे, इतनी सीधी लड़ाई तक? देखिए, इसकी शुरुआत तो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ही हो गई थी, जब तेहरान ने इजराइल के खिलाफ एकदम सख्त रवैया अपनाया। हाँ, और वो प्रॉक्सी गुटों वाला मामला, हिजबुल्लाह, हमास। बिल्कुल, उनको समर्थन देना शुरू किया। तो ये दशकों पुरानी दुश्मनी है जो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। और फिर इसमें वो परमाणु कार्यक्रम वाला एंगल जुड़ गया, है ना? उसने तो तनाव और बढ़ाया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। खासकर 2002 में जब नतान्ज में वो क्या कहते हैं, गुप्त परमाणु संवर्धन का पता चला। फिर साइबर हमले हुए जैसे स्टक्सनेट। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 2018 में, जब अमेरिका 2015 वाले परमाणु समझौते JCPOA से हट गया। हाँ, वो तो काफी बड़ा कदम था। बिल्कुल, और स्रोत बताता है कि इससे इजराइल की चिंता बहुत बढ़ गई थी। मतलब उन्हें लगा कि ईरान अब शायद परमाणु हथियार बनाने के और करीब जा सकता है। अच्छा। और इसी सब के बीच 2023-24 में प्रॉक्सी युद्ध भी काफी तेज हो गया था। हाँ। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए थे। जैसे वो अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बमबारी हुई थी। हाँ, वो खबरों में था काफी। और फिर जवाब में ईरान ने भी पहली बार सीधे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अच्छा, तो पहले प्रॉक्सी, फिर ये सीधे हमले शुरू हो गए। हाँ। दस्तावेज यही इशारा करता है कि यहीं से सीधे टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। और इन हमलों में अक्सर IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकाने निशाने पर रहते थे। तो जून 2025 में ऐसा क्या हुआ कि बात एकदम सीधी लड़ाई तक पहुंच गई? वो चिंगारी क्या थी? वो थी 12 जून 2025 की IAEA की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अच्छा। उस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल ने इसे एक तरह से खतरे की घंटी समझा। और फिर हुआ इजराइल का बड़ा हमला, ऑपरेशन राइजिंग लायन और रेड वेडिंग। स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, 13 जून को इजराइल ने अचानक एक बहुत बड़ा हमला किया। इसमें सोचिए, करीब 200 लड़ाकू विमान थे, 100 से ज्यादा हवाई हमले, ड्रोन। बाप रे। और यहाँ तक कि मोसाद के नेतृत्व में जमीनी ऑपरेशन भी शामिल थे। मुख्य निशाने थे ईरान के परमाणु स्थल, नतान्ज, फोर्दो, इस्फहान और मिसाइल बेस भी। और इसमें नुकसान? बताया गया है कि करीब 30 IRGC नेता और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। तो इसके बाद तो फिर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए होंगे। एकदम। अगले कुछ दिनों तक मध्य जून तक दोनों तरफ से हमले चलते रहे। इजराइल ने ईरान के परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रखे। और ईरान का जवाब? ईरान ने भी इजरायली शहरों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। इसी बीच ओमान में परमाणु मुद्दे पर बातचीत की कोशिश भी हुई, लेकिन वो नाकाम रही। यहाँ तक कि IRGC के खुफिया प्रमुखों की हत्या की खबरें भी आईं। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और फिर इस सब में अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया। हाँ, 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। अच्छा। अमेरिकी हवाई हमलों ने बंकर बस्टर और क्रूज मिसाइलों से ईरान के अहम परमाणु स्थलों फोर्दो, नतान्ज, इस्फहान को फिर से निशाना बनाया। तो अमेरिका का मकसद क्या था? क्या कार्यक्रम पूरी तरह खत्म करना था? देखिए, स्रोत के मुताबिक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो दावा किया था पूरी तरह नष्ट करने का, लेकिन बाद के आकलनों से पता चला कि इससे ईरान के कार्यक्रम में शायद कुछ महीनों की ही देरी हुई होगी। तो ये कहना मुश्किल है कि असल मकसद क्या था, रोकना या सिर्फ धीमा करना। दिलचस्प। ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप का जवाब कैसे दिया? हाँ, 23 जून को ईरान ने ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री के तहत कतर में जो अल उदीद अमेरिकी बेस है उस पर मिसाइलें दागी। अच्छा। सीधे अमेरिकी बेस पर। हाँ। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। और इसके ठीक बाद ही युद्ध विराम हो गया। बिल्कुल। अगले ही दिन 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू हो गया। शायद अमेरिकी बेस पर हमले ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया हो। इस पूरे टकराव का जमीनी असर क्या रहा, खासकर आम लोगों पर?
क्या जानकारी है? स्रोत के आंकड़े तो काफी गंभीर हैं। ईरान को भारी नुकसान हुआ, करीब 145 से लेकर 500 से भी ज्यादा हवाई हमले हुए। इनमें सैन्य, परमाणु और नागरिक ठिकानों सबको निशाना बनाया गया। कम से कम 600 से 935 नागरिकों की मौत हुई और 4700 से ज्यादा घायल हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 90 लाख लोगों को हमलों के डर से शहरों से भागना पड़ा, मतलब पलायन करना पड़ा। 90 लाख? हाँ। दूसरी तरफ इजराइल में ईरानी हमलों से नुकसान काफी कम रहा, 28 मौतें और कुछ दर्जन घायल। तो अब युद्ध विराम के बाद क्या स्थिति है? क्या ये टिकाऊ है? देखिए, दस्तावेज साफ कहता है कि ये युद्ध विराम बहुत बहुत नाजुक है। मतलब इसे लागू करवाने का कोई पक्का तरीका या निगरानी तंत्र नहीं है। अच्छा। ऊपर से ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों के साथ सहयोग रोक दिया है, जबकि G7 देश कह रहे हैं कि बातचीत फिर से शुरू हो। और बाकी क्षेत्रीय देश, खाड़ी के देश वगैरह? खाड़ी सहयोग परिषद GCC तो जाहिर चिंतित है। बाकी अरब देश भी तनाव ना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माहौल अभी भी काफी संवेदनशील है। और राजनीतिक तौर पर क्या असर दिख रहा है दोनों देशों में? इजराइल में प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने तो जीत का दावा किया है, लेकिन खबरें हैं कि देश में युद्ध की थकान है और आंतरिक दबाव भी है। यही ईरान में सरकार आर्थिक मुश्किलों के बीच असंतोष को दबाने की कोशिश कर रही है। वहाँ जो कट्टरपंथी गुट है वो किसी भी बातचीत के खिलाफ है, और ऐसा भी लगता है कि सत्ता के अंदर भी शायद कुछ मतभेद है। जैसा मैंने कहा, युद्ध विराम तो लागू हो गया है, पर यह बहुत ही कच्चा है। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या स्टेटस है, ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। हो सकता है संवर्धित यूरेनियम हटा लिया गया हो, लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि इसे कुछ ही महीनों में फिर से शुरू किया जा सकता है। कोई औपचारिक शांति समझौता तो है नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। तो यहाँ ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये युद्ध विराम सिर्फ एक छोटा सा विराम है, या ये मध्य पूर्व में जो शक्ति संतुलन है उसमें किसी स्थायी बदलाव का संकेत है? आगे देखना होगा कि कूटनीति इस नाजुक शांति को कब तक बनाए रख पाती है, खासकर तब जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरह से जीत का दावा कर रहे हैं।